बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, कश्मीर इशू जो है, कश्मीर का जो तनाज़ा है, वो अगर आप देखें तो इस मॉडर्न दुनिया के अंदर पुराने तरीन तनाज़ों में से एक है। इवन ये फ़लस्तीन के तनाज़े से भी पुराना एक तनाज़ा है और इसका आगाज़ हिंदो पाक की आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डोगरा राज जो सलूक मुसलमानों और मुसलमान किसानों के साथ कर रहा था, उसकी वजह से एक नफरत थी। हमने 30s के अंदर देखा कि ये तहरीक जो है वो शुरू हुई और कुर्बानियां देते देते जब 47 आया तो मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को तो ये इंप्रेशन दिया गया कि यहाँ पे अवाम की मर्जी के मुताबिक रियासतें जो है मिलेंगी, लेकिन इंडिया ने, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी और जो हुकूमत कर रहा था वो डोगरा खानदान का हरी सिंह कर रहा था, उसने चुप करके एक जो है इंडिया के साथ साजबाज करके इंडियन फौज को वहाँ पे बुला लिया, जिसके रिस्पांस में हमारे कबायली और जो उस ज़माने में हमारी फोर्सेस थी उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की। फिर अक़वाम मुत्तहिदा दरमियान में पड़ गई और फिर सीज फायर लाइन का जो है वजूद आया, जो 73 के अंदर ताशकंद मुआहदे के मुताबिक जो है फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो है वो तब्दील हो गई। तो अब जब से पाकिस्तान बना, ये हमें तोहफे में ये मिला और हम लोग कुर्बानियां भी दे रहे हैं। कश्मीर इस साइड पे भी और उस साइड पे दोनों मुसलमान हैं, दोनों जो है साइड के लोग जो हैं वो खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हिंदू तवा और एक गलत फहमी हमारे नाजरीन के दरमियान है कि शायद कांग्रेस कोई सेकुलर जमात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के होते हुए ही हिंदू तवा को इन्फिल्ट्रेट करवा के कत्लेआम हुआ। आपको याद होगा जम्मू मैसेकर, जिसमें तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया और इतने ही जो है सियालकोट और पाकिस्तान के अंदर जो है माइग्रेट करने पे मजबूर हो गए। तो कांग्रेस की वो हुकूमत थी जिसके अंदर आरएसएस को ये छूट दी गई। अब हालात ये हैं कि पिछले साल 5 अगस्त के फैसले के बाद, जिसमें कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, यानी कि एक मुतनाज़ा इलाके को जम कर लिया इंडिया ने, उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस वक्त से अब तक जो है, आपको थोड़े से फिगर्स मैं बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 19 से नवंबर 2020 तक अभी तक 291 सिविलियंस जो हैं वो भारतीय टेररिस्ट सीना का शिकार हो चुके हैं, उनकी पुलिस का शिकार हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं। जबकि 14,219 जो लोग हैं वो गायब हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी वेयर अबाउट्स का किसी को भी नहीं पता। जबकि 94, आप जानते हैं कि इंडिया रेप कैपिटल है, जहाँ पे खुद हिंदू लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं, तो कश्मीर तो फिर उनकी एक कॉलोनी है। तो 94 खवातीन ऑन द रिकॉर्ड जो हैं वो हिंदू फौज, इंडियन आर्मी का शिकार हो चुकी हैं। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जफ़र शेख, ये एडिटर हैं कश्मीर क्रॉनिकल्स के। इसके अलावा वसी तजर्बा रखते हैं इंटरनेशनल बीट के ऊपर। ख़ासतौर पे इनको हमने जो इनवाइट किया है, इनके आईआर के हवाले से जो इनकी खिदमात हैं पाकिस्तानी मीडिया के लिए, उस हवाले से किया है। और अभी ये क्योंकि कश्मीर क्रॉनिकल्स चला रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। सर, पहले तो हमें थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बताएं कि कश्मीर इशू है क्या, और क्या वजह है कि ईस्ट तिमोर के अंदर, सूडान के अंदर तो फौरन यूएनओ आ जाती है, दरमियान में पड़ जाती है और फैसले भी करवा देती है, लेकिन जब कश्मीर का मामला आता है तो आलमी ज़मीर, हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत गहरी नींद सो रहा है, किसी ज़रूरी काम से सो रहा है। क्या आप कहेंगे? बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। इसमें असल में बहुत सारी बातें तो बार बार की जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, किताबें भरी हुई हैं, और आज से 72 साल पहले का ये वाकया है, जिस पे हर दहाई में कुछ ना कुछ आता है। लेकिन इसमें मेरी थोड़ी सी एक जरा सी मुख्तलिफ राय है जो कुछ आज तक लिखा और कहा गया। मेरा ख्याल ये है कि ये तकसीम हिंदुस्तान का नामुकम्मल एजेंडा जानबूझकर छोड़ा गया था, ताकि एक दो आजाद रियासतें पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं वो आपस में आइंदा भी बरसरे पैकार रहे हैं। वो इसलिए कि जो एग्रीमेंट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पावर्स के दरमियान, जिसके नतीजे में उन्होंने दुनिया को तकसीम किया था, रशिया ने, बरतानिया ने और अमेरिका ने। उसके मुताबिक ये हिस्सा जो है वो बरतानिया की अमलदारी में आया था, और उनका ख्याल ये था कि हम इसका ऐसा अरेंजमेंट छोड़ के जाएं कि हमारे जाने के बाद भी और आज़ाद होने के बावजूद भी ये किसी ना किसी तरह एक सैटेलाइट स्टेट्स के तौर पे हमारे ज़ेरे कब्जा रहें या ज़ेरे कंट्रोल रहें। तो ये तनाज़ा इसलिए छोड़ा गया था। लेकिन
उसी जमाने में ही इन्होंने हिंदुत्व के माइंडसेट के बीज भी बो दिए थे। अच्छा, इसी तरह का एक मसला पाकिस्तान में भी हुआ था कि पाकिस्तान में भी रिलीजियस मिलिटेंसी के बीज बोए गए थे और हमने बहुत कुर्बानियों के बाद बिलाखिर उस मसले पे काबू पा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पाकिस्तान में इस तरह की कोई फॉल्ट लाइन मौजूद नहीं है, और जो थी भी वो कवर कर दी गई है। लेकिन हिंदुस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान अटूटक कहता रहता है, लेकिन उसके पीछे जो हिंदुत्व माइंडसेट है, जिसके जिसकी जिसकी जो रोशनी है वो अखंड भारत के एक नजरिए से उन्होंने ली है, उसमें हिंदुत्व माइंडसेट ही जो है वो एक्चुअली वो ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के लिए, हिंदुस्तान को बरकरार रखने के लिए हिंदुत्व माइंडसेट जो है वो चलेगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। ये ठीक है कि बहुत अरसा हो गया, 70 साल से ज्यादा हो गया, 8वीं दहाई खत्म होने वाली है कि कश्मीर गुलाम है, लेकिन कश्मीरियों ने किसी एक लम्हे के लिए भी उस गुलामी को कबूल नहीं किया। ये है बुनियादी मसला। और अब जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी में तेजी आ रही है, बावजूद इसके कि दुनिया ने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए, लेकिन हमारी जबानें तो वो नहीं बांध सके। और अब पाकिस्तान इन बदलते हुए हालात में पूरी कुव्वत के साथ अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ और उनके पीछे खड़ा है। अच्छा, इसलिए आपने ये बात की थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो मेरे ख्याल में ये तनाज़ा जानबूझ के इसलिए छोड़ा गया था कि ये दोनों हुकूमतें बरसरे पैकार रहें। पाकिस्तान बिलाल भाई हमेशा से ये कोशिश करता रहा कि पीसफुल रहे अपने पड़ोसियों के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ही नहीं, बाकी तमाम पड़ोसियों के साथ हम पीसफुल रहें। और अगर हमारे कोई सरहदी तनाज़ात भी हों या किसी और किस्म के भी इख्तलाफात हों, तो हम उन इख्तलाफात को भी हम बातचीत से हल करें। लेकिन हिंदुस्तान ने कभी भी इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाई। आप देखें कितने अदवार, 7 अदवार हो चुके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पीस टॉक्स के, कश्मीर पे बात करने के, और अब गुज़िश्ता कई सालों से कोई मज़ाकरात का दौर नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान बार-बार कह चुका है और हिंदुस्तान आज तक ये कह रहा है कि जनाब कश्मीर के बगैर आपने बात करनी है तो कर लें। और जो आलमी कुव्वतें हैं वो भी सिर्फ उस वक़्त आती हैं जिस वक़्त उन्हें महसूस होता है कि बात जंग के दहाने तक पहुंच चुकी है, और एक दफा नहीं, आपने देखा बारहा बात जो है वो जंग के दहाने तक पहुंच गई। करगिल में जंग तो शुरू भी हो गई थी, और ये 26 फरवरी को भी एक इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। जॉन बोल्टन की किताब जो है वो इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन में और व्हाइट हाउस में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान की तैयारी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो हिंदुत्व हुकूमत है, उसको आशीर्वाद है दुनिया की जदीद ताकतों की, या मुझे कहने दीजिए कि अमेरिका की, जो हिंदुस्तान को इस खित्ते का गुंडा बना के इस सारी सिचुएशन को, जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता है। सर, इसमें आज भी एक वाक़े के अंदर पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 2 कश्मीरी नौजवानों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया है, और अभी इससे पहले भी मैंने आपको कुछ फिगर्स बताए जो बड़े मुहतात तरीके से मैंने इकट्ठे किए हैं। हमारे सामने है जो 1991 फरवरी के अंदर कुनान और पुष्परा के 2 गांव, जिस तरीके से वहाँ पे 6 साल से लेके 80 साल तक की खवातीन की बेहुरमती इंडियन आर्मी ने की। तरह पूरी दुनिया के अंदर ये रोना तो यही रोते हैं कि हकूक, और ख़ास तौर पे कभी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, हम पे जो भी इनका प्रोपेगेंडा आता है उस पे भी यही करते हैं, और दुनिया इनका साथ भी देती है। और अभी अगर आप 5 अगस्त से लेके अभी तक लिख लें, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पता नहीं किस-किस की जो है आ चुकी हैं। सर, ये क्या ज़बानी कलामी रहेगा? क्या इस दुनिया को ये एहसास नहीं है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है? देखिए, ये बन सकता नहीं बिलाल भाई। कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। असल में हुआ ये कि हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि 5 फरवरी के बाद जो रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन को वो बज़ौर क़ुव्वत रोकेंगे, और बज़ौर क़ुव्वत रोकने के लिए उन्होंने एक दफा फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे जेनोसाइड का प्लान बनाया था। मैं ये समझता हूँ कि जो वो जेनोसाइड का जो प्लान था, वो नाकाम इसलिए हुआ कि उस सूरत-ए-हाल को पाकिस्तान ने जज किया, हमने उसको मेजर किया, और उसके मुताबिक हमने इतनी जोर से आवाज कश्मीर की बुलंद की, सारी दुनिया को ये बता दिया
کہ اگر کسی صورت بھی ہندوستان نے جینوسائیڈ کی طرف جانے کی کوشش کی تو پھر آپ ہمارے ہاتھ نہیں روک سکتے. آپ ہماری تیاری دیکھ لیجئے, اور 26 فروری کو جو ہماری تیاری تھی اس نے واقعی دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ یار اگر ہندوستان کو نہ روکا گیا تو ایٹ لیسٹ یہاں تک ضرور ہوا کہ دنیا نے خاموشی کے ساتھ ہندوستان کو 5 فروری کے بعد کشمیر میں جینوسائیڈ سے روکا. لیکن جو مظالم ہیں وہاں وہ جاری ہیں. دیکھیں ہندوستان وہاں 3-4 کام کر رہا ہے. ایک تو وہ سائیکولوجیکلی پوری کشمیری قوم کو ڈپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جو حبس کا, شدید حبس کا ماحول ہے, روزانہ مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ سیکورٹی آپریشن کے نام پہ خواتین کی بے حرمتی ہے, لوگوں کو ٹارچر ہے, لوگوں کو دبانا ہے. وہاں ساری اکانومی برباد ہو گئی ہے, وہاں کے بزنسز کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے. ساتھ ہی وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ڈیموگرافی کے لیے انہوں نے وہاں ڈومیسائل الاؤ کر دیا ہے, اور صرف چند ماہ کے دوران 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب انہوں نے ڈومیسائل جو ہے وہ ہندوؤں کو جاری کیے ہیں. حالانکہ یو این ریزولوشن کے مطابق کشمیر از اے اسٹیٹ سبجیکٹ, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. وہاں کوئی بھی آدمی جا کے زمین خرید نہیں سکتا, نہ ڈومیسائل لے سکتا ہے, لیکن یہ انلیگل کام کیا. 370 تو انہوں نے ریپیل کر دیا نا, اس کے بعد تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب وہ اسپیشل سٹیٹس ہی نہیں رہا. زندہ ہیں نا, آج بھی زندہ ہیں, یو این کے ایجنڈے پہ موجود ہیں, اور اس ایجنڈے کے مطابق ہندوستان پابند ہے اس بات کا کہ کشمیر میں وہ پلیبسائٹ کرائے. لیکن اگر وہ پلیبسائٹ کرنے سے پہلے وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر دے تو وہ پلیبسائٹ تو پھر بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. یہی کام اس نے جموں میں کیا تھا. اب دیکھیں جموں بھی ایک زمانے میں جو کشمیر میجورٹی ریجن تھا وہاں, اور مسلم میجورٹی ریجن تھا, اس میں وہاں اب ہندو زیادہ ہو گئے ہیں اور کشمیری کم ہو گئے ہیں. یہی کام وہ ویلی میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی پاپولیشن 8 ملین ہے. تو 1.5 ارب آبادی کے ہندوستان کے لیے 8 ملین کی پاپولیشن کو اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہی کام وہ کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں وہاں منشیات کی سرکاری سطح پہ سرپرستی ہو رہی ہے, کشمیری نوجوانوں کو منشیات کی طرف لگایا جا رہے ہیں, کرائمز اور کرمنل گروپس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, آر ایس ایس اور ہندوتوا کے جو باقی گنڈا عناصر ہیں ان کو سرکاری سرپرستی میں لے جا کے وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے, ان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں. نیا لاء بنایا ہے جس کے مطابق انڈین گورنمنٹ جو ہے وہاں عوام کی اور سرکاری ساری زمینیں لے رہی ہے جو کہ فوج کے استعمال میں ہیں, وہاں کالونیز بنائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بزنسز تھے وہ تمام ختم ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ جو پھلوں کے اور دیگر چیزوں کے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں انہیں وہ چیک پوائنٹس پر روک لیتے ہیں اور 2-2 ہفتے کھڑے رہتے ہیں اور وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. کشمیر کے جو نوجوان ہیں جہاں 100% ایجوکیشن ہے, اس ایجوکیشن کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. مہینوں تک جو ہے وہ وہاں مساجد میں اذان نہیں دینے دی گئی, بہت سی مساجد آج بھی بند ہیں, جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ کورونا میں بھی جو کرونا ایس او پیز تھے وہ کشمیر کے لیے کچھ اور تھے اور ہندوستان کے لیے کچھ اور تھے, جس کی وجہ سے کشمیر میں کرونا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ آج ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کی پابندی, لیکن دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتا ایسا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بنیادی حقوق کو پامال کر کے ایک آئرن کرٹن ہندوستان نے لگانے کی کوشش کی ہے. اور ابھی جو تھوڑی بہت بھی شکل یا وہاں کی صورتحال اگر دنیا کو پتہ چلی ہے تو وہ یا تو کشمیریوں کی جدوجہد کے نتیجے میں پتہ چلی ہے یا پاکستان نے اس معاملے کو زور و شور سے عالمی سطح پر اٹھایا ہے. لیکن ہندوستان جو ہے بلال بھائی وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ زمین ہتھیا لے, اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ پورے 8 ملین لوگوں کو مار دیتا. یعنی کہ فلسطین والا اسرائیلی جو کلوز کولیبوریشن ہے وہ فلسطین والا جو ہے فارمولا یہاں پہ اسرائیل کی مدد سے لگانا چاہ رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس لیے ایسی بہت ساری شواہد موجود ہیں کہ نہ صرف بلیک واٹر وہاں گئی بلکہ انڈین موساد وہاں موجود ہے, انڈین یہ جو اسرائیلی جو ایکسپرٹس ہیں وہاں ان کاؤنٹر انسرجنسی کے نام پہ وہ انہوں نے کشمیر میں ڈپلوائے کیا. آپ دیکھیں اس وقت وہاں کی جو اوور آل جو سیکیورٹی فورسز کی اسٹرینتھ ہے وہ 9 لاکھ سے بڑھ چکی ہے, which is unprecedented, دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور پچھلے دنوں کشمیر میڈیا سروس نے اس کا پورا بریک اپ بھی دیا تھا جس کا ڈینائل نہیں آیا. تو 9 لاکھ سے زیادہ وہاں
फौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं सिर्फ 80 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहां मजालिम कर रही हैं। और देखें, ये हो नहीं सकता कि जहां 9 लाख फौज मौजूद हो और वहां मजालिम ना हो। और ये मजालिम जो कुछ हमारे सामने आए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। जैसे अभी आपने बताया कि 14,000 लोग मिसिंग हैं। क्या आपके इल्म में होगा बिलाल भाई कि अभी रिसेंटली चंद माह पहले 6,000 अननोन ग्रेव्स दरियाफ्त हुई हैं, और कश्मीरियों की अक्सरियत का ख्याल यह है कि ये 6,000 कम से कम वो कब्रें हैं जो कि वो गुमनाम लोगों की हैं, जो कश्मीरियों को अगवा कर लिया गया था और बाद में कत्ल करके वो उन्हें वहां दफना दिया गया। पुलवामा में रिसेंटली एक वाकया हुआ था जिसमें 3 मजदूरों को, जो कि मजदूरी के लिए शहर जा रहे थे, हिंदुस्तानी फोर्सेस ने अगवा किया और कत्ल करके कहीं किसी और इलाके में दफन कर दिया। वो तो अल्लाह ताला की मशीयत थी कि वो वाकया किसी तरह बाहर आ गया। इंडियन सिक्योरिटी उसकी इन्वेस्टिगेट की। सर इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है कश्मीर। ख़ासतौर पे हमने देखा कि 2012 के अंदर जो है चिदम्बरम ने नेशनल जो इनकी काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस थी, उस ज़माने के होम मिनिस्टर थे, उसने ये बयान दिया कि हमारी अफगानिस्तान से भी सरहद मिलती है। फिर 2013 में ये फिर जो है ये इसने बयान दिया सिविल सर्वेंट्स को कहते हुए कि 106 किलोमीटर की उनकी बॉर्डर लाइन जो है वो मिलती है। तो उससे एक चीज तो साबित हो गई थी, मैंने उस जमाने में भी लिखा था कश्मीर द बैटल ग्राउंड फॉर सेंट्रल एशिया, मेरा कॉलम छपा था, उसमें मैंने कहा था कि ये बेसिकली जो है शुरू हो गई है सेंट्रल एशिया तक, ये पहुंचना चाहते हैं। एक तो ट्रेड की तो बात है ही, दूसरा ये लिंक भी काटना चाहते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है। तो सर हालात तो बिल्डअप होने शुरू हो गए थे। क्या वजह है कि जो इस गवर्नमेंट से पहली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसे प्रीएम्प्ट नहीं किया और हम कश्मीरियों का वो ख्याल नहीं रख सके अपनी इस कॉज को? हमारी तो लाइफ लाइन है कश्मीर, पानी उधर से आ रहा है। तो क्यों ये थ्रेट परसेप्शन हमारी हुकूमतों की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की इतनी कमजोर रही? लेकिन थ्रेट परसेप्शन जो सिक्योरिटी लेवल पे तो मौजूद था, लेकिन जो रही हैं उनकी तरफ से तो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और उसकी वजह से कश्मीर कॉज को भी बेइंतहा नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि कश्मीरी आज जितने पाकिस्तान से खुश हैं, जितने आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जितने आज पाकिस्तान के एहसानमंद हैं, इतने वो कभी भी नहीं थे। उनको ये अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान अपनी कुव्वत और अपनी इस्तेदाद से ज्यादा आगे जाके वो पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद कर रहा है और कश्मीरियों को आगे लेके जा रहा है। मसलन मैं सबसे बड़ी आपको एग्जाम्पल दूं बिलाल भाई कि हमने दुनिया के मुसलमान ममालिक के साथ कश्मीर के इशू की सपोर्ट को अपना मेन फोकस कर लिया है कि जनाब अगर आप कश्मीर की हिमायत करेंगे तो हम आपके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे, मगर ना हमें ओआईसी की जरूरत है, ना हम आपके साथ बायलैटरल रिलेशंस की जरूरत है, जब तक आप अपने मुसलमान भाइयों की उसी तरह मदद नहीं करते, उसी तरह उस इशू को ऑन नहीं करते जिस तरह फलस्तीन और शाम और बाकी दुनिया में मुसलमानों के मजालिम पे आप आवाज बुलंद करते हैं। तो पहली दफा यह हुआ है कि कश्मीर का मसला ना सिर्फ इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, इंटरनेशनल फोरम पे गया है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का उसको मेन फोकल पॉइंट बनाया है। दूसरी बात यह है बिलाल भाई कि जो आपने बात की ना गिलगित बल्तिस्तान की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी रिसेंट चंद महीनों के दरमियान यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो कुछ लद्दाख में हुआ, ये बेसिकली इंडिया की उस सारी कॉन्स्पिरेसी को डाइल्यूट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ। देखिए हिंदुस्तान ने 2 काम किए। हिंदुस्तान ने एक काम ये किया कि उसने 85 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाई शबरूक देवक से दौलत बेग ओल्डी तक। दौलत बेग ओल्डी जो है ये वो लास्ट कस्बा है जो कि कराकोरम दर्रे के बिल्कुल नीचे तक जाता है, ठीक है। बेसिकली उस रोड के जरिए वो ऑल टाइम एक्सेस करना चाह रहे थे हमारे सियाचिन और गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को। और दूसरा वो ये काम कर रहे थे कि उन्होंने 250 किलोमीटर की उस दूसरे रीजन में जो कि तिब्बत के साथ लगता है, उन्होंने एक सड़क बनाई थी। इन दोनों सड़कों को और उसके जरिए मिलिट्री कॉन्वाय और मिलिट्री सप्लाई लाइन को मेंटेन करने की जो इंडियन एफर्ट थी, वो बेसिकली चाइना ने अपनी री एडजस्टमेंट
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की री एडजस्टमेंट के जरिए उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी उन्होंने सेव कर लिया। इस चाइनीज री एडजस्टमेंट के बाद, मैं री एडजस्टमेंट क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो कहीं भी डिमार्केटेड है ही नहीं, वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस इंडियन कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट एडजस्ट की है, और कई किलोमीटर आगे चले गए, कई किलोमीटर पीछे चले गए, कई किलोमीटर इधर उधर चले गए, और उसके जरिए उन्होंने बेसिकली इंडियन कॉन्स्पिरेसी और इंडियन थ्रेट जो था गिलगित बल्तिस्तान को, और गिलगित बल्तिस्तान के जरिए सीपेक को, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। इसीलिए इंडिया की चीखें इतनी बुलंद नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अब हम जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक नया डिसीजन करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली नया नहीं है, ये एक बहुत पुराना डिसीजन था, और हमारी वक्त की जरूरत थी कि हमने जिस तरह आजाद कश्मीर को एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस दिया हुआ है, इसी तरह जीबी को भी हम सेमी ऑटोनमस स्टेटस दें, ताकि वहां के लोगों को खुद उनको राइट ऑफ रूल दिया जाए, और राइट ऑफ रूल देने के साथ साथ वो तमाम पावर्स उनको हासिल हों जो कि एक प्रोविंस, पाकिस्तान के प्रोविंस को हासिल है। ये इसलिए भी जरूरी था कि जो हमारा ट्रेड का जो लिंकेज है हमारे, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, उन दोनों तरफ से, और जो हिंदुस्तान के ये ख्वाब थे कि वो पाकिस्तान को काट के गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करके चाइना को भी एक थ्रेट दे रहे होंगे, अफगानिस्तान को भी एक थ्रेट दे रहे होंगे, सेंट्रल एशिया के साथ लिंक कर रहे होंगे, वो बिल्कुल अब ख्वाब ख्याल हो चुका। उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया चली गई और उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। अच्छा, यहाँ पे सर एक थोड़ा सा मैं आपकी इस बात को फॉरवर्ड करूंगा कि बेसिकली जो इन्होंने 5 अगस्त का किया, वो इन्होंने अपनी वो लालच के अंदर जो है ना, बिरों के छत्ते के अंदर हाथ डाल दिया। चाइना इनके साथ मुआहदे कर रहा था बॉर्डर के, लेकिन वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से कर रहा था। और जब इन्होंने चेंज किया तो 1959 में जो चुन लाई ने अपना एक आइडिया दिया था कि ये LAC क्या होगी, उसने इन्होंने दोबारा उसे जिंदा किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम लोगों ने वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये कर लिया तो अब हमने जो 59 के अंदर जो दिया था हम उसे मानते हैं, वही होगा, वो तमाम मुआहदे खत्म हो गए। इसी तरीके से सर पाकिस्तान जैसे ही ये स्टेटस इन्होंने चेंज किया है यूनिलैटरली, तो ऑटोमेटिकली अब लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई लीगल हैसियत नहीं रह जाती। इसी तरह कश्मीर के हवाले से जितने मुआहदे हैं वो सारे नल एंड वाइड हो गए, क्योंकि इन्होंने वो स्टेटस चेंज कर दिया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारे हम पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है इंडिया की हाइब्रिड वॉर का भी शिकार है, और उस हाइब्रिड के वॉर के साथ साथ हमें बार बार जो है हम हुकूमत की तरफ से और हमारी फोर्सेस की तरफ से ये वार्निंग भी बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दी जा रही है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा जैसा हो सकता है। डोंट यू थिंक कि इंडिया खुद अब इतना परेशान हो चुका है कश्मीर के मामले में, क्योंकि अगर तो वो कोई फॉल्स फ्लैग करके कोई एडवेंचर करना चाहता है तो उधर से चाइना मारेगा, इधर से पाकिस्तान मारेगा, तो इंडिया का तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो क्वाड्स के ऊपर या जो अमेरिका के ऊपर बेस कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि किसी सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है तो ये वादे वईदें जो इन्होंने लालच के अंदर किए हैं और जो इन्होंने बेवकूफ़ियाँ जो हैं मारी हैं, इनके किसी काम आएंगी? क्या हम कश्मीर को की आज़ादी को करीब तरीन देख रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे आखिरी बात पहले कि मैं तो कश्मीर की आज़ादी को करीब देख रहा हूँ, और वो इसलिए देख रहा हूँ कि अपनी अपनी बेवकूफ़ियों और नादानियों की वजह से हिंदुस्तान हर गुजरते दिन ऐसे फैसले कर रहा है जो खुद हिंदुस्तान की अपनी सालमियत के खिलाफ है। हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े होके तबाह व बर्बाद हो जाना और 8, 10, 12 रियासतों में 8, 10, 12 टुकड़ों में तकसीम हो जाना, इस राइटिंग ऑन द वॉल। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बिलाल भाई, ये खुद हिंदुस्तान के अंदर भी जो सेनर एलिमेंट हैं वो भी अब ये बात कर रहे हैं, और वही लोग ये बात मोदी सरकार की पॉलिसियों से पहले भी करते थे कि यार अगर आपने फेनेटिज्म को और हिंदुत्व के माइंडसेट को अगर आपने एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन नहीं बल्कि डिसइंटीग्रेशन का सबब बनेगा। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीर और खालिस्तान ही नहीं, इन दोनों को तो आप छोड़ दीजिए, कश्मीर और खालिस्तान के अलावा 26 आर्म्ड रेजिस्टेंस मिलिटेंट मूवमेंट चल रही हैं, और एक इलाके में नहीं है, 26 इलाकों में है, और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि जो हिंदुस्तान की हिंदू लोअर कास्ट हैं, जो कि अपने आप को अब हिंदू भी नहीं कहते, जो अब अपने आप को दलित या शेड्यूल कास्ट या कुछ और कहते हैं,
وہ اب ہندو برہمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان جو ریزسٹنٹ موومنٹس ہیں وہ اس میں جا کے شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ 26 سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں اور نہ صرف ہندوستان کے لیے اندر سے بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ ہندوستان کی جو گرتی ہوئی اکانومی ہے, یہ جو انہوں نے بہت بڑے بلندان دعوے کیے تھے کہ دنیا آئے اور $5 ٹریلین اکانومی میں انویسٹ کرے, یہ سارے دعوے جو ہے یہ ہوائی قلعے ثابت ہوئے اور تباہ ہو گئے. اور اب ہندوستان اس پوزیشن میں جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں بہت بڑے بڑے فیمن آ سکتے ہیں, بہت بڑی بڑی قتل و غارت ہو سکتی ہے, بہت زیادہ انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے. کون سا ایسا ہندوستان کا پڑوسی ہے جو کہ ہندوستان سے خوش ہو؟ بھوٹان لے لیں, نیپال لے لیں, سری لنکا لے لیں, پاکستان لے لیں, چائنا لے لیں, کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہندوستان نے اپنا ٹسل نہ کریٹ کر لی ہو. وہ جو چانکیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارا پڑوسی دشمن اور پڑوسی کا پڑوسی دوست جو ہے, یہ پالیسی جو ہے مودی سرکار نے آ کے زیادہ شدت سے اختیار کی, لیکن اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور جو انہوں نے مختلف ملکوں کے خلاف, جیسے افغانستان کو انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت عرصے تک استعمال کیا, اور کئی ملکوں کو انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا, لیکن وہ سارا کچھ اب دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہوا اور اب اس کی کریکشن کا ٹائم آ گیا. اس کے کریکشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستان جیسی ایک بہت بڑی اکانومی کا جو انفلوئنس تھا اپنے ریجن میں بھی اور اپنے ریجن سے باہر ورلڈ وائڈ بھی, وہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے سعودی عرب کے ساتھ $100 بلین کا ایگریمنٹ کیا تھا, اس میں سے $1 بھی نہیں گیا اور نہ ہی وہ جانے کا کوئی چانس ہے. اسی طرح اور دنیا کے ملکوں کے ساتھ خود چین کے وزیر اعظم جن جی پنگ جو ہے وہ انڈیا گئے اور انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا چلیں آئیں ملتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور ہم ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں. لیکن خود انہوں نے چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ کے ریلیشنز تھے یا جو ایون ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے انہوں نے خود خراب کیے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی جو مودی سرکار ہے وہ اپنے پیروں اور جسم کے ہر حصے پہ خود کلہاڑیاں مار رہی ہے. اس لیے ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں, اور اس کے لیے پاکستان کی نہ خواہش ہے نہ کوشش ہے, نہ پاکستان اس میں حصے دار ہے. اس میں ہندوستان کی مودی سرکار خود حصے دار ہے. آپ دیکھیں یہ بات یہاں تک ہو چکی ہے کہ خود کانگریس جیسی گورنمنٹ بھی جو ہے, پولیٹیکل پارٹی بھی جو ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مودی جو ہے وہ ہندوستان کو توڑ کے رکھ دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا, کیونکہ اس وقت کوئی بھی وہاں کی جو سینر ایلیمنٹ ہے, جو سینر فورس ہے, وہ مودی کو ان پالیسیوں سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. سر بہت شکریہ آپ کا, ہم نے ٹائم لیا. جاتے جاتے جو ہے میں اسے سم اپ کہتا چلوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو سیانہ کوا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ گندگی میں گرتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ سیانہ کوا, میں ریسرچ کی بنیاد پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جتنا قتل عام کانگریس کے دور میں ہوا وہ چھپ چھپا کے سیکولرزم کے نام پہ تھا, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندو توا کے نام پہ ہو رہا ہے. دونوں کی بیسیکلی جو مقاصد ہیں اینٹی مائنورٹی وہ ایک جیسے ہی ہیں. کسانوں کے آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی, وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انڈین گورنمنٹ جو اس وقت سکھوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے اس کا انجام تو کوئی اچھا نہیں ہوگا. رپورٹس یہ بھی تھی کہ آرمی بھی ڈپلوائے کی جا رہی ہے. تو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بہت قریب ہے. وہ پرانے زمانے کے اندر گریکس جو جب جنگ پہ جانے لگتے تھے تو وہ عقل و حکمت کی دیوی کے مندر میں ماتھا ٹیکتے تھے, وہ جنگ کے دیوتا کے نہیں جاتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ جو ہے نا وہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کے لیے عقل کی اور حکمت کی ضرورت ہے. تو پاکستان کی جو حکمت عملی جو ہے وہ بھی ریشنل بیسڈ ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں, کچھ سیاستدان خاص طور پہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ٹکر مار کے آپ کریں, اس طریقے سے نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے ساتھ, ریشنلٹی کے ساتھ چیزوں کو کیا جائے. تو پاکستان ڈپلومیٹک اتنا ہو گیا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 4 دفعہ ٹرمپ جیسا بندہ جو کہ ہاؤڈی مودی اور پتہ نہیں کیا کیا مودی سرکار کے ساتھ دوستی کے بڑھتا ہے, اسے بھی کشمیر پہ بات کرنے پہ مجبور ہوا اور اس نے میڈیشن کی بات کی. یورپین پارلیمنٹ کے جو فنیٹک قسم کے یعنی کہ رائٹ ونگر پارلیمنٹیرینز کو لے کے گئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جو ہمارے ساتھ جس طریقے سے کشمیر میں بند کر کے ہمیں دکھایا گیا. تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملے گا. میں ایک دفعہ پھر سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا اور درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے آپ ٹائم گاہے بگاہے نکالتے رہیں. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس
वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और सबसे बढ़ के इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर